जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने लाए हैं जीके जीएस का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात आपको पता है कि जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं बेटा, और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। और आज के सेशन का पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न कह रहा है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बेटा ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपी 2019 में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि खजुराहो की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पे है। हम आपसे पूछते हैं ये खजुराहो की गुफाएं हैं ये किस वंश के शासक ने बनवाई थी, किस वंश के शासक ने बनवाई थी, किस वंश के शासक ने इसका निर्माण किया था, आपको ये बताना है कमेंट में। बाकी ये खजुराहो की गुफाएं बेटा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है ये है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं गुफाएं। और मध्य प्रदेश का एक स्थान है छतरपुर, है ना। छतरपुर एक स्थान है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे हैं ये खजुराहो की गुफाएं। और ये डेट बहुत याद रखना बेटा, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। 1986 में ये जो खजुराहो की गुफा हैं इसको यूनेस्को विश्व धरोहर है ना, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है सन 1986 में। ये डेट कई बार पूछी जाती है। किस वंश ने इसका निर्माण कराया था, तो बेटा उस वंश का नाम क्या है, चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है नरसिंहदेव प्रथम, इसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। वे किस वंश से संबंधित थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंहदेव ने। और ये कहाँ पे है बेटा, ये है उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में। ये है उड़ीसा में, है ना। इसका निर्माण जो नरसिंहदेव थे ये किस वंश से संबंधित थे बेटा, ये बताइए कौन से वंश से थे, सोमवंश राजवंश, शाही गंग वंश राजवंश, या सूर्यवंशी गजपति राजवंश, या भोई राजवंश। तो इसका सही जवाब है बेटा शाही गंग वंश। ये गंग वंश से संबंधित थे, गंग वंश राजवंश से संबंधित थे नरसिंहदेव। और एक और याद रखना, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये 1984 में इसको भी यूनेस्को ने घोषित किया है विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को विश्व धरोहर, है ना, विश्व धरोहर। ये डेट ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया। और ये कहाँ है, उड़ीसा में बेटा। और इसका निर्माण कराया था नरसिंहदेव प्रथम ने, जो कि किस वंश के थे, गंग वंश के बेटा। आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई थी, बताइए। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस शासक ने कराई थी, कुमारगुप्त ने, देवपाल ने, महीपाल ने, या धर्मपाल ने। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कराई थी बेटा धर्मपाल ने, है ना। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, ये है बिहार में। बिहार में एक स्थान है भागलपुर। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सी जगह, तो भागलपुर में, ध्यान रखिएगा। बिहार में एक और विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और इसका निर्माण किसने कराया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था बेटा कुमारगुप्त ने। और ये भी बिहार में है। बिहार की कौन से स्थान पर, राजगीर में। ये कहाँ है, बिहार के राजगीर में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, तो बेटा हितोपदेश जो रचना है ये किसकी है, ये है नारायण पंडित की। ये है नारायण पंडित की ये रचना है।
इसका फारसी में अनुवाद कराया था बेटा अकबर ने कराया था। अब बताना ये है कि किसने किया था, दारा शिकोह ने, फैजी ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने या ताजुल माली ने। तो इसका सही जवाब क्या है, ताजुल माली। ये अकबर के दरबार में था, है ना, और इसने फारसी में इसका अनुवाद किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बेटा? द्वितीय ताजमहल की बात है तो किसको कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को, अहमद उद्दौला के मकबरे को, जहांगीर का मकबरा या रबिया उद्दौरानी का मकबरा। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? ऑप्शन डी, रबिया उद्दौरानी का मकबरा। ये कहाँ पर है? ये है औरंगाबाद में, औरंगाबाद। और इसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने, औरंगजेब ने कराया था, क्योंकि जो रबिया उद्दौरानी है ये औरंगजेब की बीवी थी, है ना, इनकी बेगम थी। और इसी मकबरे को क्या कहते हैं? इसी मकबरे को कहते हैं बेटा बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, है ना, इसको भी ध्यान रखिए, इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। बाकी हुमायूं का मकबरा ये कहाँ है बेटा? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये है दिल्ली में, दिल्ली, है ना, ये है दिल्ली में, ठीक है। अहमद उद्दौला का मकबरा ये कहाँ है? ये है आगरा में, आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। और इसका निर्माण कराया था नूरजहां ने, नूरजहां ने इसका निर्माण कराया था, इसको भी ध्यान रखिए। जहांगीर का मकबरा ये कहाँ है? जहांगीर का मकबरा ये इसका पूछा जाता है बेटा लाहौर में। ये कहाँ है? लाहौर में, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से कई सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बताना है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय या एंडीज। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है एंडीज। ये एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। एक चीज़ और पूछी जाती है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुआ। ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांका गुआ, और ये दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये कहाँ है? ये है उत्तर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये है रॉकी। और इसकी भी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए बेटा तो बताना माउंट एल्बर्ट। आल्प्स कहाँ है बेटा? आल्प्स की बात करें तो ये है यूरोप महाद्वीप में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैंक, और ये फ्रांस में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस में ना माउंट ब्लैंक। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? और हिमालय कहाँ है? हिमालय एशिया में है बेटा, एशिया में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कह रहा है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है बताना है आपको। जामनगर है, मथुरा है, विशाखापट्टनम है या मुंबई है बेटा। तो इस समय भारत का सबसे जो बड़ा तेल शोधक कारखाना है ये है जामनगर में। तो जामनगर कहाँ है बेटा? ये है गुजरात में, और ये रिलायंस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, करंट का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में श्री हनुमान लोक बनाने के लिए आधारशिला रखी? बेटा हरियाणा ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में हनुमान लोक बना रहे हैं। ये हनुमान लोक ध्यान रखना। और ये कहाँ पे बना रहे हैं? तो एक जगह है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये 30 एकड़ में बन रहा है,
30 एकड़ में बन रहा है, 314 करोड़ की लागत, 314 करोड़ की लागत से बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। हनुमान लोक, अगली परीक्षा में निश्चित ही ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो बेटा रबड़ उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा? उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बताइए इनमें से कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करता है बेटा केरल, है ना। और कर्नाटक सबसे ज़्यादा किस उत्पादन में है? ये है कॉफ़ी, कॉफ़ी किस उत्पादन में प्रथम है? कॉफ़ी में, इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच कहो या इसी को बेटा क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? खाई कहते हैं, है ना। एक ही बात है। ये कहाँ पर है ये बताना है हमें। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आंध्र महासागर में, या मैक्सिको की खाड़ी में? तो इसका सही जवाब है बेटा हिंद महासागर में। ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है और ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा, सुमात्रा के पास में है, सुमात्रा के पास। और इसकी गहराई एक बार पूछी गई थी एग्जाम में, 7,725 मीटर गहरा है ये, है ना। 7,725 मीटर गहरा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये तो है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई। लेकिन अगर बेटा आपसे विश्व की सबसे गहरी खाई पूछ ले, विश्व की सबसे गहरी, तो विश्व में कौन सी है? मारियाना गर्त, मारियाना गर्त, है ना। और इसकी गहराई बेटा 11,034 मीटर, मतलब समझ लीजिए आप 11 किलोमीटर लगभग गहरा है ये मारियाना गर्त। और ये सबसे गहरा, विश्व की सबसे गहरी खाई है। और ये कहाँ पे है बेटा? ये कौन से महासागर में? ये है प्रशांत महासागर में, ये है प्रशांत महासागर, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष कौन थी? बताना है। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष, बेटा यहाँ पहली कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, हैं गोल्डा मायर, या मार्गरेट थ्रेचर? तो बताना है इनमें से कौन थी। तो इसका सही जवाब है बेटा विजय लक्ष्मी पंडित। ये कौन थी? ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ठीक है। और ये सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन क्रम वाइज अगर कहा जाए तो ये आठवीं अध्यक्ष थी, आठवीं अध्यक्ष थी। क्रम से अगर देखा जाए स्त्री और पुरुष में तो ये 8वीं थी, लेकिन महिला में बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये भी ध्यान रखना। 1953 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक का पूर्ण नाम होता है, विश्व बैंक का पूरा नाम, आपने अभी तक विश्व बैंक सुना होगा, इसका पूरा नाम पता है आपको? बताइए। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक, ये विश्व बैंक का पूरा नाम है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी बेटा? स्थापना की डेट पूछते हैं तो ये स्थापना हुई थी 1944 में। लेकिन एक बात और याद रखना, इसने कार्य शुरू किया था, कार्य शुरू कब किया था बेटा? 1946 से ये कार्य करना शुरू की थी। स्थापना हुई थी 1944 में। स्थापना पूछे तो 1944 बताना, कार्य कब शुरू किया था? तो 1946 में, इसको भी ध्यान रखना। ब्लैक होल संबंधी सूचना प्रस्तुत की थी, तो बेटा ब्लैक होल संबंधी सूचना किसने प्रस्तुत की थी? बताइए। भारतीय वैज्ञानिक थे ये एस चंद्रशेखर। कौन थे बेटा? एस चंद्रशेखर। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की भी खोज की थी। किसकी? चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। और इनको 1983 में, है ना, भौतिकी का नोबेल मिला था बेटा, इसको भी ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। भौतिकी का नोबेल, भौतिकी का नोबेल मिला था इन्हें 1983 ईस्वी में, ध्यान देना, ये कई बार पूछा जाता है एस चंद्रशेखर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम, कॉपर, मरकरी या सिल्वर? तो बेटा मिट्टी के तेल में सुरक्षित किसको रखा जाता है? सोडियम को।
क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय धातु होती है। अगर ये वायु के संपर्क में आ जाती है ऑक्सीजन से, ये अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, मतलब जलने लगती है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है सोडियम को। और ये दिखती कैसी है बेटा, ये चांदी की तरह दिखती है, चांदी की तरह, है ना, चांदी की तरह दिखती है। और एक प्रश्न इससे और पूछा जाता है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो चाकू से काटी जाए। तो ये क्या है, सोडियम। सोडियम चाकू से इसको काट सकते हैं, चाकू से काटी जा सकती है, इसको चाकू से काट सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है। आगे कह रहा है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं, यहाँ पे थोड़ी बेटा मिसप्रिंट है, ये क्या है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, यहाँ पे क्या है, वाणिज्य। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ है, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या इलाहाबाद में। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, आगरा, है ना। यहाँ पे राष्ट्रीय चैम्बर एवं वाणिज्य कर लेना, वाणिज्य, है ना। और ये आगरा में स्थापित हुआ है। और इसकी स्थापना की डेट पूछे तो बताना आपको 1949 में। और ये किसके अंतर्गत आता है, भारतीय उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेना, आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछने वाला है ये प्रश्न, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, इसको क्या कहते हैं, BRO। ये बना रहा है कहाँ बेटा, हिमाचल में बना, लद्दाख में बना रहा है, हिमाचल में बना रहा है, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही जवाब क्या है, लद्दाख में ये रोड बन रही है, BRO बनाएगा, इसको भी ध्यान रखना। और BRO का मुख्यालय कहाँ है बेटा, BRO का मुख्यालय है दिल्ली में, ये भी पूछते हैं, BRO का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। लाल फीताशाही का अर्थ है, लाल फीताशाही, आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, लाल फीताशाही। इसका मतलब होता क्या है, इसका संबंध किससे है, विलंब से, भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से या मनमानी से। आपने देखा होगा सरकारी मतलब दफ्तरों में, खास तौर से आपने देखना कोर्ट में बहुत लंबे टाइम तक, बहुत देर तक कोई भी काम होता है या कोई भी फाइल होती है, सालों सालों तक उसका कोई पता नहीं चलता। इसी को बेटा लाल फीताशाही कहते हैं। लाल फीते में लपेट के जो बांध के फाइल रखते हैं ना, और सालों सालों तक मतलब उसका कोई अता पता नहीं होता, उसी से संबंधित शब्द है ये लाल फीताशाही। और इसका मतलब है विलंबता से। ये सब किससे संबंधित है, विलंबता से। किसी भी काम को सालों लग जाते हैं, मतलब फाइल का पता ही नहीं होता, उसमें लाल फीता बांध के गायब कर दी जाती है सालों तक। अगला प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा, बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में या कोलकाता में। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। नई दिल्ली में BRO का मुख्यालय है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कोयम्बटूर में, बताइए क्या है, कोयम्बटूर में है बेटा गन्ना अनुसंधान संस्थान, इसको भी ध्यान रखना। कोलकाता में है जूट अनुसंधान संस्थान, इसको भी ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है ना, ये संस्थान जरूर ध्यान रखना, एक प्रश्न बिल्कुल पूछा जाता है इससे। एलिफेंटा में चट्टान को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं बेटा, एलिफेंटा बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं कहाँ पे हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये बेटा है मुंबई में। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, उससे 10 किलोमीटर दूर है ये, 10 किलोमीटर दूर गेटवे ऑफ इंडिया से। और एक द्वीप पड़ता है, द्वीप का नाम एक बार परीक्षा में NTPC में पूछा गया था, एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित हैं। और एक बार प्रश्न ये भी बना था, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। मुंबई एक द्वीप है, समुद्र में एक द्वीप है, उस पर बसा है मुंबई बसा है सालसेट द्वीप पर बेटा, ध्यान रखना। और एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर हैं, ये है धारावी है नाम इसका, है ना, धारावी द्वीप पर है ये,
धारावी द्वीप पर। ठीक है, और ये किस वंश से संबंधित है? तो बेटा आंसर होगा इसका राष्ट्रकूट वंश। एक तो एलिफेंटा की गुफाएं और एक है एलोरा की गुफाएं। एलोरा, ये दोनों का निर्माण बेटा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है और एलोरा की गुफाएं कहाँ है बेटा? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, आज गुफाओं से काफ़ी प्रश्न हो गए, आपके क्लियर भी हो गए होंगे। 4 हमने प्रश्न बता चुके हैं इसका। आगे क्या कह रहा है? होसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होसल राजवंश था एक बेटा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था होसल। और ये राजवंश भारत में 10वीं सदी से लेकर, है ना, 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, 14वीं सदी तक इसने शासन किया था बेटा। और ये दक्षिण का बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। और ये इसका बताना है इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी बेटा द्वार समुद्र। क्या राजधानी थी? द्वार समुद्र। वर्तमान में ये कहाँ है? कर्नाटक में। वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। दक्षिण के जो राजवंश हैं उन्हीं में से एक ये भी है। अगला प्रश्न कह रहा है सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी। बेटा दिल्ली हस्तांतरित की थी कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से, लाहौर से दिल्ली। पहले सल्तनत काल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी बेटा? लाहौर हुआ करती थी। फिर कौन सा शासक, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने लाहौर से राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की? आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली, बेटा ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? बेटा इलाहाबाद में पूछा है। कौन था? नाना साहब। नाना साहब तो बेटा कानपुर में थे, कानपुर, है ना। कुंवर सिंह, ये कहाँ थे? ये थे बिहार में। बिहार में एक स्थान है, कौन सा? बिहार में कौन सा स्थान है बताइए? बिहार का एक स्थान है, बताओ कहाँ थे कुंवर सिंह? बताइए, आप कमेंट में बताइएगा। मौलवी अहमदुल्ला, ये कहाँ से थे? ये थे फैजाबाद में। फैजाबाद, ये नेता फैजाबाद से थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और ये कौन से? मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से। हाँ, ये इलाहाबाद से। मौलवी लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। बाकी कुंवर सिंह कहाँ से थे बताइए? बिहार में। बताइए, कमेंट में बताएंगे आप। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट राज्य का पहला सौर संचालित एयरपोर्ट बना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट राज्य का पहला सौर संचालित, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन बना? प्रयागराज एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट, अमौसी कहाँ है? लखनऊ में, है ना। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर वाला। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रयागराज एयरपोर्ट। प्रयागराज एयरपोर्ट प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बना है। ठीक है, आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, कानपुर अधिवेशन 1925, रामगढ़ अधिवेशन 1940। ये सारे अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर अधिवेशन 1929 की, है ना। लाहौर अधिवेशन 1929 की इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव की घोषणा पत्र पर साइन हुए थे। स्वराज प्रस्ताव के घोषणा पत्र पर साइन हुए थे। बाकी कलकत्ता अधिवेशन 1928, इसकी अध्यक्षता किसने की थी बेटा?
मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू है ना, मोतीलाल नेहरू ने। कानपुर अधिवेशन 1925 बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्षता जो जिसने की थी वो 1925 कानपुर में की थी, और इनका नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है बताइए, और ये क्यों कहा जाता है बताओ, और ये कहाँ पर है? जो रहस्यमयी झील है ये बेटा, ये कहा जाता है सूरज कुंड को। किसको कहा जाता है? सूरज कुंड को। और ये है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जिला है चमोली, जिले में है। और इसको रहस्यमयी झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में नरकंकाल मिले हैं। कहाँ क्या मिले हैं यहाँ पे बेटा? क्यों कहा जाता है? नरकंकाल बहुत अधिक संख्या में मिले हैं, इसलिए सूरज कुंड झील को क्या कहते हैं? रहस्यमयी झील कहते हैं। आगे यहाँ पे सूची दी है और आपको मिलान करना है। यहाँ पे ये जनजातियों के नाम है ना, और किस राज्य से संबंधित हैं ये बताना है आपको। गद्दी, टोडा, खासी और नागा। बताइए, खासी जनजाति आपको पता है, गारो खासी जयंतियाँ, तो खासी को पहले मिलाइए मेघालय से, यानी कि सी का पहला। लो, सी का पहला तो सिर्फ एक ही जगह है ना। आंसर मिल गया हमें, आंसर मिल गया ऑप्शन डी। आप जो मेल मिलाप वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, अगर आपको एक पता है तो अक्सर एग्जाम में एक या दो से काम चल जाता है और हमें आंसर मिल जाता है। बाकी अब मिला लीजिए। ये गद्दी जनजाति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में बेटा, है ना। और टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत पे रहती है, ये भी पता है। और नागा जनजाति ये नागालैंड और मणिपुर यहाँ रहती है, ठीक है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन डी। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में छतों पर, या पहाड़ों की चोटी पर? सोपान कृषि अपने भारत में मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। और सोपान कृषि होती क्या है? सोपान कृषि होती है बेटा, देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा। जैसे कोई ये पहाड़ है ना, कोई ये पहाड़ है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये पहाड़ को, जैसे ये पहाड़ है बेटा, है ना, इस पहाड़ को हमने यहाँ से सीढ़ी बनाई है, यहाँ से हमने काट कर कैसे सीढ़ी बनाई, जैसे ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ पे ये सीढ़ी की तरह आकृति बना ली। क्योंकि जैसे अगर ये ऐसी ढलान में रहेगा तो यहाँ पे फसल में पानी देना मुश्किल हो जाएगा, पानी अगर हम डालेंगे तुरंत से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने इन्हें सीढ़ी नुमा आकृति में पहाड़ को काटा और यहाँ पे फसल उगाना शुरू कर दिया बेटा, समझ रहे है ना, ये ऐसे। इसी को सोपान कृषि कहते हैं। और ये कहाँ की जाती है? पहाड़ों की ढलान पर, है ना। इसी को सोपान कृषि भी कहा जाता है, इसी को सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। ये पहाड़ों की ढलान पर करते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर मैनचेस्टर से। ये जो मैनचेस्टर शब्द है इसको पकड़िएगा आप, मैनचेस्टर, इससे 4 प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए। ये जो मैनचेस्टर है, जो वास्तव में ये जो मैनचेस्टर है ये कहाँ पर है? मैनचेस्टर ये है इंग्लैंड में। कहाँ है बेटा? इंग्लैंड में। ये है इंग्लैंड में, इंग्लैंड का एक शहर है और ये प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। एक प्रश्न पूछा जाता है मैनचेस्टर कहाँ है, तो इंग्लैंड में, और ये प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। ऐसे ही पूछते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, जब पूर्व का मैनचेस्टर कहें तो हमारा जवाब होगा ओसाका, जो कि एक जापान का शहर है,
जापान में। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर मतलब वस्त्र उद्योग। जहाँ भी वस्त्र उद्योग का मतलब बड़ा व्यापार होगा, वस्तुओं का बड़ा व्यापार होगा या वस्त्र उद्योग बड़ी मात्रा में जिस शहर में होते हैं उसको मैनचेस्टर कहते हैं। तो पूर्व का मैनचेस्टर जापान हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर, बताइए भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? इसका सही जवाब क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है। और फिर कहते हैं यहाँ पे एक प्रश्न बनता है उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, है ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो जवाब क्या हो जाएगा बेटा? कानपुर। कानपुर, ठीक है। ये 4 प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? बताइए। जो भारत का संघीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई? तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, है ना। भारत सरकार अधिनियम में कब आया था? 1935। इसी अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का माप बताइए। विद्युत प्रतिरोध का माप क्या है बेटा? बताइए। वोल्ट, एम्पियर, ओम या कूलाम? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है बेटा ओम। क्या होता है? ओम। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट होता है बेटा विभवांतर का। विभवांतर, ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। एम्पियर ये होता है विद्युत धारा का। ये किसका होता है? विद्युत धारा का, इसको भी ध्यान रखना। कूलाम ये होता है विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया के उपयोग में कौन सी गैस लाई जाती है? जो समुद्र में आपने देखा होगा गोताखोर होते हैं, अपनी पीठ पे एक सिलेंडर बांध के रखते हैं और मुंह में एक उनसे जो नली आती है उसको मुंह में लगाते हैं, मतलब सांस लेने के लिए। जो सांस लेने के लिए जो सिलेंडर पीठ पे बांधते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है ये बताना है। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ऑक्सीजन के साथ आर्गन या ऑक्सीजन के साथ नियोन? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। क्या जवाब है? ऑक्सीजन के साथ हीलियम। अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? बताइए किसकी सीमा नहीं लगती उत्तर प्रदेश से? तो उत्तर प्रदेश की सीमा बेटा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से, है ना। और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक क्या है बेटा? यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए कौन कौन से वो 8 राज्य हैं? 8 राज्य देखो हम गिनवाते हैं आपको। एक तो है आपका उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ये 8 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। बाकी हमने पहले लिखवाए हैं आपको 8 राज्यों के नाम, अगर आप फिर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले है बेटा हिमाचल प्रदेश, फिर है हरियाणा, है ना। हरियाणा के बाद कौन सा है? उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद है छत्तीसगढ़, है ना। इसके बाद है झारखंड, है ना, झारखंड ध्यान रखना। और इसके बाद क्या है? बिहार। कितने हो गए? 8 राज्य हो गए। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखना और इन 8 के नाम याद रखना, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है सीधा कोई भी देगा और पूछ लेगा कि किससे सीमा नहीं लगती है या किससे लगती है। तो इनमें से कौन सा? राजस्थान से लगती है, पंजाब से नहीं लगती, हरियाणा से लगती है। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, पंजाब के साथ
उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। बाकी हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि जो वो का नाम कुंवर सिंह थे, बिहार में किस स्थान से संबंधित थे, मतलब कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में किस स्थान से नेतृत्व किया था, तो उसका सही जवाब क्या है बेटा, जगदीशपुर। ध्यान रखना, बिहार में किस स्थान से संबंधित हैं या कहाँ से नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा सेशन था और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, नोट करते चलिएगा और भरोसा जताइए आप हम पे, समझ रहे हैं। आप इस बात से निष्फिक्र रहें, आप ये मान के चलिए कि आप ये ना सोचना कि जो पढ़ा रहे हैं क्या ये पूछा जाएगा, 100% यही पूछा जाएगा। हम आपको भरोसे से कह रहे हैं, आप 2-3 महीने ये प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करिए, आपकी परीक्षा में बहुत कारगर, बहुत मदद देने वाला ये प्रैक्टिस सेट है। और सारे प्रश्न ऐसे हैं, आपको सीधे से सीधे परीक्षा में यही देखने को मिल जाएंगे। किसी भी परीक्षा का पेपर उठा के देखना, यही पैटर्न रहता है परीक्षा का पूछने का। कोई भी एग्जाम, जो 90% प्रश्न होते हैं यही होते हैं, 10% प्रश्न होते हैं जो कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलते। हम लोग उनके पीछे नहीं भागना है 10% के पीछे, हमें जो 90% है उस पर पकड़ बनानी है। ठीक है, उनको कई बार रिवीजन करना होता है, तब हमारे ये क्वेश्चन सही होते हैं। ये क्वेश्चन भी इतने आसान नहीं है कि तुम कर लोगे एक बार पढ़ने पे, इसको कई बार पढ़ना होता है, समझ रहे हैं, मल्टी टाइम इसको रिवीजन करना होता है, तब कहीं जाके इनके पे हमारी पकड़ बनती है। और जितना अधिक से अधिक रिवीजन होगा उतनी अच्छी पकड़ होगी। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।